ये घटना मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर की। पहले मैंने इंदौर को संस्कारधानी कह दिया था तो लोगों ने मुझे करेक्ट किया और अब मुझे याद है कि संस्कारधानी के नाम से जबलपुर शहर को जाना जाता है। तो जबलपुर शहर में एक जगह है जिसका नाम है माढ़ोताल मारघटाई। इस माढ़ोताल मारघटाई में शनिवार यानी 4 मई की रात को तकरीबन 9:30 बजे लूटपाट की एक भयानक वारदात हुई। हुआ ये कि एक परिवार अपने बोलेरो एसयूवी में, बोलेरो गाड़ी में इसी माढ़ोताल मारघटाई के एरिया से गुजर रहा था। इस बीच रास्ते में कुछ लुटेरों ने इस परिवार को रोक लिया और रोकने के बाद पति पत्नी और 1.5 साल का एक छोटा सा बच्चा, ये 3 लोग गाड़ी में थे। तो पति और पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और पत्नी का तो उन्होंने गला घोंट दिया कपड़े से और पति का सिर फोड़ दिया पत्थर मारकर, गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए और जो भी कीमती चीज़ें उनके पास थी, मंगलसूत्र हुआ, पर्स हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, ये सारी चीज़ें लूटपाट करके वो लुटेरे लेकर फरार हो गए, भाग गए। इस घटना के बाद वो आदमी जिसकी बीवी की हत्या हुई, जिसके साथ लूटपाट हुई, वो आदमी बदहवास जो ससुराल जा रहा था, वो गाड़ी लेकर वहाँ से थोड़ी दूर, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर उसका ससुराल है, मदर टेरेसा नगर में, वहाँ पर वो पहुँचा और ससुराल वालों को बताया कि इस तरह की घटना हुई है और आपकी बेटी यानी मेरी बीवी जो गाड़ी में ही है और वो बहुत बुरा कंडीशन है उसका, वो बेसुध है, तो चलिए हॉस्पिटल। तो ससुराल वाले तो घबरा गए और फ़ौरन उसके साथ जो है हॉस्पिटल गए। तो सबसे पहले वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचे। दामाद का सिर फूटा हुआ था और बेटी जो है वो बेसुध थी, 1.5 साल का जो बच्चा है वो डरा सहमा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचे। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने सबसे पहले उनकी बेटी को, यानी पति पत्नी में से पत्नी को अटेंड किया और उन्होंने जो भी रियलाइज़ किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको लेकर जो है मेडिकल चले जाइए। मेडिकल मतलब जबलपुर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो वहाँ चले जाइए। तो जब वहाँ पर ये परिवार पहुँचा और ख़ासकर उस महिला को लेकर घर वाले पहुँचे, पति पहुँचा, तो डॉक्टरों ने उस महिला को अटेंड करते ही बताया कि ये ब्रॉड डेड है, यानी यहाँ लाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। इतना सुनना था कि जो पति है वो बदहवास हो गया, वो रोने चिल्लाने लगा और मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और तड़पने लगा। वो पूरा परिवार जो है गम में डूब गया। अब ये मामला सरे शाम एक ऐसी लूटपाट की घटना का था जिसमें एक महिला का कत्ल भी हो चुका था। तो जब जबलपुर पुलिस को और ख़ासकर माढ़ोताल थाने की पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। आनंद फानंद में जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, एएसपी, डीएसपी, एसपी, सारे लोग वहाँ पहुँचे और पुलिस ने पूरे मामले को समझा। और ये जो आदमी है इसका नाम है शुभम चौधरी। शुभम चौधरी से पूछताछ की और उसने वही कहानी सुनाई जो बात मैंने आप लोगों को बताई कि वो ससुराल जा रहा था अपनी बीवी के साथ, बीच रास्ते में लुटेरों ने घेरने के बाद उनकी गाड़ी पर हमला किया, पत्थरों से गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए, उसके सिर पर भी पत्थर मारा और उसकी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी और लूटपाट करके फरार हो गए। ये कहानी उस आदमी ने पुलिस को सुनाई। पुलिस वाले भी सुनकर हैरान हुए। उनको लगा कि यार शहर में लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत हो गई कि बीच शहर में सरेशाम लूटपाट, बीच सड़क पर मर्डर। पुलिस वाले हैरान भी हुए, परेशान भी हुए और उनको ये बड़ा चैलेंज वाला मामला लगा। अब पुलिस की कई टीमें बनाई गई जिनको इस मामले में एक एक बात पता करनी थी, एक एक जानकारी पता करनी थी। लेकिन उससे पहले जिस दिन ये घटना हुई थी, शनिवार रात को, उसी शनिवार और रविवार की जो मिडनाइट है, दरमियानी रात है, उस दिन पुलिस ने ये तय किया कि वो मारघटाई का जो इलाका है उस पूरे इलाके में जितने भी मकान हैं, सारे मकानों में जाकर एक एक आदमी से वो पूछताछ करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने रात 9, साढ़े 9 बजे के आसपास उस इलाके में कोई इस तरह की घटना, किसी को भागते हुए, चीखते हुए, किसी गाड़ी का फूटा हुआ शीशा, ऐसा कुछ देखा क्या। अब पुलिस की कई टीमें अलग अलग ग्रुप में बंटकर उसी माढ़ोताल मारघटाई के इलाके में लोगों के घरों में जाने लगी और लोगों से पुलिस पूछताछ करती कि आपने ऐसी कोई लूट की घटना देखी, यहाँ लूट हुई है। और सारे लोग देर रात सो चुके हैं, आंख मलते हुए नींद से जागते रहे और पुलिस को बताते रहे, नहीं साहब, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। पुलिस ने तकरीबन 100 परिवारों से पूछताछ की और आपको जानकर हैरानी होगी, 100 में से 100 परिवारों ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसी लूटपाट की कोई घटना न तो देखी और न सुनी। अब पुलिस को थोड़ी हैरानी होने लगी। पुलिस को लगने लगा यार कि 9:30 इतनी भी रात नहीं होती कि कोई आदमी इस रास्ते से न गुजरे और किसी की नज़र इस तरह की किसी घटना पर न पड़े। तो पुलिस को थोड़ा सा
अजीब सा लगने लगा और पुलिस को लगने लगा कि यार ये घटना हो गई और किसी को पता कैसे नहीं चला। पुलिस ने अब ये जो शुभम चौधरी है, पीड़ित आदमी जिसकी बीवी की हत्या हो चुकी थी, जिसका सिर फूट चुका था, उसको लेकर पुलिस बोली कि चलो ज़रा मौका वारदात पर दिखाओ जहाँ घटना हुई। तो शुभम चौधरी पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँचा। पुलिस ने उस मौके का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद पुलिस ने ये देखा कि वहाँ शीशे का एक भी टुकड़ा नहीं पड़ा हुआ है और ना ही कोई पत्थर पड़ा है जिस पत्थर से इस आदमी के सिर पर हमला किया गया। क्योंकि अगर इस आदमी के सिर पर किसी पत्थर से हमला किया गया और वो आदमी लहूलुहान हो गया तो जाहिर है वहाँ खून होना चाहिए, वो पत्थर पड़ा हुआ होना चाहिए, शीशा फूटा हुआ मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ मौका वारदात पर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस को वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। पुलिस इस बात से और ज़्यादा हैरान हुई और अब पुलिस को लगने लगा कि शायद ये जो शुभम चौधरी है ये शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये पुलिस से कुछ झूठ बोल रहा है। पुलिस ने अब शुभम से फिर से पूछताछ की। इस बार शुभम ने फिर से वही कहानी सुनाई, लेकिन इस बार उसकी कहानी में थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज पुलिस को रियलाइज़ हुए, पुलिस को नज़र आए। पहली बार जब उसने कहानी सुनाई थी तो उसने ये बताया था कि जो रॉबर्स है उन्होंने गाड़ी रोकी थी और रोकने के बाद सीधे उसकी बीवी के ऊपर हमला कर दिया था और उससे मारपीट करके मंगलसूत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे। और जब इसने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थर मारा इसे, जिसके बाद ये बेहोश हो गया और 20 मिनट तक ये बेहोश रहा। शुभम ने अपने बारे में बताया कि मैं 20 मिनट तक बेहोश रहा, फिर बाद में मुझे होश आया तो फिर मैं अपनी बीवी को लेकर और लहूलुहान हालत में ससुराल पहुंचा। ऐसा उसने पुलिस को पहली बार बताया था। दूसरी बार जब पुलिस ने उससे लूटपाट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी आंखों के सामने जो है उसकी बीवी की हत्या हो गई और बेहोशी वाली कोई बात इस बार शुभम ने अपनी स्टोरी में नहीं सुनाई। ये बात पुलिस को बड़ी अजीब सी लगी। एक आदमी जिसके सिर पर हमला हुआ, जो 20 मिनट तक बेहोश रहा, पहली बार उसने वो बात बताई, दूसरी बार जब स्टोरी सुना रहा था तो बेहोशी वाली पूरा जो एपिसोड है उसी को वो गोल कर गया। पुलिस का शक अब शुभम पर पूरी तरह से गहरा चुका था। पुलिस को लगने लगा कि ये शुभम ज़रूर झूठ बोल रहा है और घटना वो नहीं है जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने उसे नहीं बताया कुछ भी, पुलिस ने उसे जाने दिया और वो अपनी बीवी के अंतिम संस्कार में परिवार वालों के साथ लगा रहा। अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस चुपके से इस मामले की छानबीन करती रही, जांच करती रही। पुलिस ने सबसे पहले शुभम चौधरी के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई और CDR निकलवा कर पुलिस ने कुछ ख़ास चीज़ों पर गौर किया। पुलिस ने यह भी गौर किया CDR में कि जिस रूट से ये आदमी अपने घर से निकलकर मदर टेरेसा नगर की तरफ जा रहा था या जाना चाहिए था, वो रूट जो उसने बताया था एग्जैक्टली उस रूट पर इसका मोबाइल फ़ोन ट्रैवल होता हुआ CDR में नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमता हुआ दिख रहा था। उसकी लोकेशन घूमती हुई प्रतीत हो रही थी, नज़र आ रही थी। क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपको पता है जब कोई आदमी ट्रैवल करता है तो वो अलग अलग नेटवर्किंग टावर से मोबाइल फ़ोन जुड़ा हुआ होता है, तभी तो उस पर कॉल आते हैं या वहाँ से कॉल जनरेट होता है। तो यहाँ टावर अलग अलग इलाकों के जो है वो नज़र आ रहे थे, जबकि शुभम चौधरी का जहाँ घर है वहाँ से उसका ससुराल की जो रूट है, जो रास्ता है, उस रास्ते पर ये मोबाइल फ़ोन चलता हुआ नहीं दिख रहा था और नहीं उसकी बीवी का मोबाइल फ़ोन दिख रहा था। इससे ये पता चल रहा था कि शुभम चौधरी ने जिस रूट या रास्ते के बारे में पुलिस को जानकारी दी है वो भी पूरी तरह सच नहीं है। पुलिस ने शुभम और उसकी बीवी जिसकी मौत हुई, उसका नाम है रेशमा चौधरी, जब इनके मोबाइल फ़ोन की CDR को ट्रैक किया तो पुलिस ने ये चीज़ तो देखी ही, लेकिन इसकी ट्रैकिंग करते करते पुलिस को एक और चौंकाने वाला फैक्ट जो है पुलिस के ध्यान में आया। वो फैक्ट ये था कि इनके साथ साथ 3 और मोबाइल नंबर जो है लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में ट्रैवल कर रहे थे। अब पुलिस को ये भी लगने लगा कि यार ये 3 मोबाइल नंबर किसके हैं जो इन्हीं लोगों के साथ साथ जा रहे हैं। तो जाहिर अगर इन लोगों के साथ साथ वो तीनों मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 3 लोग भी इसी के साथ गाड़ी में होंगे, इन्हीं लोगों के साथ। लेकिन इनके बारे में शुभम ने कुछ नहीं बताया है। पुलिस ने अब इन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। तो जब जानकारी जुटाई तो इन नंबरों का जब पता चला तो ये भी पता चला कि ये नंबर किसी और के नहीं बल्कि शुभम चौधरी के ही 3 दोस्तों के हैं। अब इन 3 दोस्तों के होने की जो कहानी थी वो पुलिस को तकरीबन साफ हो गई। पुलिस अब सही वक्त का इंतज़ार करती रही और आखिरकार पुलिस ने शुभम चौधरी को भी हिरासत में लिया और उसके 3 दोस्तों को भी हिरासत में लिया। और शुभम चौधरी का पुलिस ने वर्बल इनकाउंटर किया और उसे बताया कि देखो मोबाइल फ़ोन की CDR कुछ और बता रही है, तुम्हारा रूट कुछ और है, मौका वारदात पर हमें कुछ नहीं मिला, कोई चश्मदीद नहीं मिला, कोई CCTV फुटेज नहीं मिला, तुम्हारी ये दोस्तों के मोबाइल फ़ोन साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की जो ट्रैकिंग है वो इस बात की गवाही दे रही है, तो अब झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, सच बताओ। बहुत देर तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार शुभम और उसके दोस्तों ने गुनाह कबूल कर लिया और ये बताया कि
शुभम ने दरअसल अपनी पत्नी रेशमा चौधरी के कत्ल की प्लानिंग की थी और इस कत्ल की प्लानिंग के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को 60,000 रुपये इनाम के तौर पर या सुपारी के तौर पर देने की बात कही थी, भरोसा दिया था। और इसी के तहत शुभम ने अपने दोस्तों को 20,000 रुपये का एडवांस भी दिया था। इस प्लान के मुताबिक शनिवार की रात को शुभम अपनी पत्नी को लेकर उसके ससुराल मदर टेरेसा नगर के लिए निकला, लेकिन सीधे मदर टेरेसा नगर न जाकर पहले वो एक मंदिर में गया जहां उसने खुद भगवान का दर्शन किया, अपनी पत्नी को भगवान के दर्शन कराए। और उसकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सोचिए, प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर वो निकला था ससुराल जाने के लिए। लेकिन माढ़ोताल मारघटाई जो है वहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। वहाँ पर घटना ये हुई कि माढ़ोताल मारघटाई में शुभम ने पहले ही अपने 3 दोस्तों को रास्ते में लिफ्ट दे दी थी और ये 3 दोस्त उसी बोलेरो गाड़ी में बैठे हुए थे। जब उनकी गाड़ी माढ़ोताल मारघटाई में पहुंची तो वहाँ पर इन 3 दोस्तों ने मिलकर शुभम की पत्नी रेशमा चौधरी का गला घूंटकर उसकी हत्या कर दी। और शुभम तब अपने 1.5 साल के छोटे से बच्चे को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया था ताकि बच्चे के सामने कत्ल न हो। हालांकि बच्चे को पता तो भी चलता रहा क्योंकि मम्मी गाड़ी में अकेली बैठी हुई थी, वो उतर गया था, बच्चा रो रहा था। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बच्चे के सामने भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बच्चा गाड़ी से बाहर था। और उस बच्चे की 1.5 साल के बच्चे की माँ की इन 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। शुभम बाहर इंतज़ार करता रहा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी में ही लाश पड़ी रहने दी और फिर गाड़ी लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे और किसी एक ऐसी जगह वो जाना चाहते थे जहाँ पर जगह सुनसान हो और जहाँ पर वो इस लूटपाट के बाकी जो मतलब प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट कर सके, अंजाम दे सके। इसी क्रम में वो लोग पहुँचे जबलपुर में ही एक और जगह है मढ़ई, और मढ़ई में एक लोकेलिटी है रांझी। वहाँ रांझी में जाकर उन्होंने अपने बोलेरो गाड़ी का पहले शीशा तोड़ा और वहीं पर शुभम के ही एक दोस्त ने एक बड़े पत्थर से शुभम के सिर पर हमला कर दिया अचानक, जिससे शुभम का सिर फूट गया, खून की धारा बहने लगी। और फिर इसके बाद वो सारे दोस्त वहाँ से फरार हो गए, ऑटो ली उन्होंने और घर चले गए। और शुभम जो है फिर उसने बोलेरो संभाली, खून से लथपथ, खून रिसता रहा, वो गाड़ी चलाता रहा ताकि एक इमेज इंप्रेशन ये दे कि हाँ भाई मेरे साथ भी इस तरह की घटना हुई है, कोई उस पर शक न करे। और वो उसी हाल में रांझी से पहुंचा मदर टेरेसा नगर अपने ससुराल, और ससुराल पहुंचकर उसने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी मैंने आप लोगों को बता ही दी है। लेकिन कहानी सुनाई, हॉस्पिटल पहुंचा और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो धीरे धीरे ये सारा सच बाहर आ गया। तो कहने का मतलब ये कि मर्डर माढ़ोताल मारघटाई में बंद कार के अंदर हुआ, बंद बोलेरो के अंदर हुआ, और मर्डर के बाद बाकी का जो नाटक है लूटपाट का वो सारा नाटक जो है हुआ रांझी में, मढ़ई के रांझी में। और मढ़ई के रांझी इलाके का इन लोगों ने अपनी पूरे घटनाक्रम में शुभम ने कोई जिक्र नहीं किया था क्योंकि जाहिर है झूठ बोलना था। अगर सब कुछ सच सच बता देते तब तो पुलिस पहले ही पकड़ लेती। तो पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश थी और अपनी पत्नी का कत्ल करके ये बचना चाहता था, लेकिन अपने इस इरादे में वो नाकाम रहा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर शुभम ने अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी रेशमा चौधरी का कत्ल क्यों कर दिया? तो इसका जवाब है शुभम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी शादीशुदा होने के बाद भी, घर में बीवी बच्चों के होने के बाद भी किसी और लड़की से चक्कर। शुभम की मोनिका नाम की एक लड़की से दोस्ती थी और मोनिका से ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती थी, ज़रूरत से ज़्यादा करीबी थी। दिन भर वो लोग मोबाइल पर चैट किया करते थे, फ़ोन पे बातें किया करते थे। और अब हाल के दिनों में ये शुभम चौधरी कुछ इतना बेशर्म हो गया था कि वो अपनी पत्नी के सामने ही उस लड़की से बातें किया करता था। अब कौन पत्नी ये चीज़ बर्दाश्त करती? तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और रेशमा जो है हार कर उसने अपने ससुराल वालों से भी इसकी शिकायत की थी शुभम की। और जब शुभम इसके बाद भी नहीं माना तो उसने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। लेकिन शुभम इतना ही, मैं कहूँगा सच जानने के बाद, हालांकि एक पत्रकार होने के नाते मुझे शायद इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इंसान भी तो हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुभम इतना ही गिरा हुआ आदमी था कि इस आदमी ने इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है वो होश में नहीं आया और उसने ये प्लानिंग कर ली कि वो अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बीवी रेशमा चौधरी की ही हत्या कर देगा। फिर उसने अपने दोस्तों को इस प्लान में शामिल किया और शामिल करके फर्जी लूट की कहानी गढ़ी और उस कहानी के मुताबिक शनिवार की रात को उन्होंने लूट की फर्जी घटना को अंजाम दिया। लेकिन लाख जतन करने के बाद भी और तमाम नौटंकी करने के बाद भी, तमाम मायाजाल बुनने के बाद भी आखिरकार शुभम की पोल खुल गई। अब शुभम जो गिरफ्तार तो हुआ ही है, अब ससुराल वाले भी उस पर लानत बरसा रहे हैं
उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहते हैं। प्लस जो शुभम के खुद अपने घर वाले हैं, मतलब शुभम के पिता, भाई और घर के दूसरे लोग, वो सारे लोग भी चाहते हैं कि शुभम को उसके किए की सज़ा मिले। तो ये अपने आप में कितनी अफसोसनाक बात है। और ऐसी बेशुमार घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग सुधरते नहीं और लोग जो है बाज नहीं आते। तो खैर, बहुत ही दुखद और अफसोसनाक कहानी। आप लोगों की क्या राय है इस कहानी पर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।